वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। कहीं देखिए होता क्या है कि हम लोग जो है वो सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, टाल देंगे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। एक ही मैसेज है आपको जो हमेशा फॉलो करके रखना है, कोई भी किसी भी चीज को प्रोक्रास्टिनेट मत करो, टालो मत। रेगुलर बेसिस पर क्लास अटेंड करो, रेगुलर बेसिस पर अपने रूटीन को फॉलो करो और अपनी पढ़ाई तगड़ी रखो। सिर्फ 1 से 1.5 साल आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके नाम के आगे आईएएस आईपीएस लगा देगा। और ना ही सिर्फ आपकी जिंदगी यार, आपके पूरे फैमिली की जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ 1 से 1.5 साल तक आपको मेहनत करनी है। आज आपका वक्त जैसा भी हो, आपकी फैमिली इनकम भली कितनी भी खराब हो, आपकी स्थिति बहुत खराब हो, बट एक बार ये एग्जाम निकल जाएगा, चमक जाओगे आप। सो जय हिंद गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप सभी लोग को प्रॉपर्ली सुनाई दे रही होगी। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। तो अभी स्पेशल क्लास का हमारा सेशन है। मॉर्निंग में हम लोगों ने करंट अफेयर्स की, द हिंदू की क्लास जो है वो कवर करी, द हिंदू न्यूज़पेपर की। अभी हम जो है वो कवर कर रहे हैं स्पेशल क्लास, राइट। तो काफी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे जीएस पेपर 1, 2, 3 के। प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज सबको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है कि नहीं, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। फटाफट बताइए, एम आई ऑडिबल? ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आखिर क्या है लुटियंस की दिल्ली, जिसे नहीं छोड़ना चाहते बड़े लोग? तो ये लुटियंस जो है गाइस, ये मैं पहली बात तो आपको सिंपल बता दूं, जो आपको नोट डाउन करना है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, वो है सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस जो है ये वास्तुकार हैं, ये आर्किटेक्ट हैं दिल्ली के। इन्होंने दिल्ली के अंदर 4 बंगलो डिजाइन किए थे, 4 बंगले। और ये कौन से 4 बंगले हैं? राष्ट्रपति भवन स्टेट के, जिसे वाइसरॉय हाउस स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको ध्यान में रखना है, सर एडविन ल्यूटियन जो है वो दिल्ली के आर्किटेक्ट है। और जहां पर ये बंगले हैं, वहां पर जो सड़कें हैं, उन सड़कों का बेसिकली जो नाम है वो अकबर रोड के नाम से फेमस है, हुमायूं रोड के नाम से फेमस है, शाहजहां रोड है। और अभी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका प्रपोजल है कि इनके नाम को चेंज करके गोविंद सिंह नाम रख दिया जाए, महाराणा प्रताप नाम रख दिया जाए। और देश के हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, क्या नाम है बताइए, सीडीएस का, हमारे जनरल बिपिन रावत, तो इनके नाम पर जो है वो रोड के नाम रखे जाए। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था, दैट्स इट। और कुछ चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर लुटियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि लुटियन कौन है, सर एडविन लुटियन, तो आपको ध्यान में रखना है ये दिल्ली के आर्किटेक्ट थे। दैट्स इट। पुलिट्जर अवार्ड, तो पुलिट्जर प्राइज 2022 का जो है वो किसे मिल रहा है? तो 4 इंडियन फोटोग्राफर की एक टीम है, रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की। इसमें हम लोग को फोटो जर्नलिस्ट देखने को मिल रहे हैं, दानिश सिद्दीकी, अदनान अबीदी, साना इरशाद माटो और अमित दावे। तो ये 4 लोग हैं, ये 4 लोगों की टीम है, इंडियन फोटोग्राफर्स की टीम है, जिन्होंने जीता है 2022 के पुलिट्जर प्राइज को। किस पर्पस के लिए? फीचर फोटोग्राफी के लिए। और क्या इन्होंने कवर किया था कि कोविड 19 का क्राइसिस इंडिया के अंदर कोविड 19 की फोटोग्राफ्स इन्होंने ली थी। और उसी चीज के लिए, उसी फीचर फोटोग्राफ के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है। तो ये फैक्ट एक तो ध्यान में रखो। सेकेंडली, एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा? पुलिट्जर प्राइज, कि पुलिट्जर प्राइज जो है वो है क्या। तो ये प्राइज जो है वो दिया जाता है जो भी लोग आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस और अचीवमेंट देते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग, मतलब कि जैसे अभी ये फीचर फोटोग्राफी के लिए इन 4 इंडियंस को जो ये अवार्ड मिला है, तो दैट मीन्स कि इन 4 इंडियंस ने जो है वो, मतलब इस टाइप की फोटोग्राफी ली है, ऐसी फीचर फोटोग्राफी जो है वो कैप्चर करी है कि जो सबसे अलग है, आउटस्टैंडिंग है, यूनिक है, राइट। तो जो भी आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस देते हैं, कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं अमेरिकन जर्नलिज्म में, लेटर्स में, म्यूजिक में, तो उनको जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड किसके नाम पर रखा गया? नेम इज इंपॉर्टेंट, जोसेफ पुलिट्जर। ये न्यूज़पेपर पब्लिशर थे। इन्होंने अपना पैसा जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी को दिया और इन्होंने जर्नलिज्म स्कूल को लॉन्च करवाया और एक प्राइज एस्टैब्लिश करवाया। ये प्राइज 1917 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसे एडमिनिस्टर किया जाता है
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा और पुलिट्जर प्राइज बोर्ड के द्वारा। और हर एक विजेता जो होता है उसे एक सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है और $15,000 का कैश अवार्ड मिलता है, राइट, जो भी पब्लिक सर्विस की कैटेगरी में विनर होते हैं, राइट। और साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। और कौन से इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन है जिनको पहले पुलिट्जर प्राइज जो है वो मिल चुका है, तो गोविंद बिहारी ये पहले हैं इंडियन जिन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था जर्नलिज्म के लिए 1937 में। इसके अलावा झुम्पा लाहिड़ी इन्हें सन 2000 में मिला था। इसके अलावा गीता आनंद इन्हें सन 2003 में मिला था। फिर सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 में और संघमित्रा कलिता 2016 में। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार सर इतने सारे फैक्ट्स जो है वो रटने हैं क्या? देखो, आपको इतने सारे फैक्ट्स रटने नहीं है। यूपीएससी इतने सारे फैक्ट्स जो है वो नहीं पूछती है। स्टेट पीएससी पूछ लेती है, बट वो किस टाइप के फैक्ट पूछेगी? स्टेट पीएससी ये नाम पूछ लेगी, इन चारों नामों में से एक पूछेगी। और यूपीएससी क्या पूछेगी? पुलिट्जर प्राइज किस स्पीड में दिया जाता है, आपको जर्नलिज्म बस ध्यान में रखना है, राइट। सो इतनी चीज है। वो क्या होता है कि जो भी न्यूज आती है, जो भी कंटेंट होता है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, 100% कंटेंट में से मुश्किल से 20 to 30% कंटेंट हमारे लिए काम का होता है, समझदारी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट फिर भी हम लोग को 100% कंटेंट पढ़ना होता है। उसकी वजह यह है कि आपको जब अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसके लिए एक बेस बनाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो हम पढ़ते हैं, पूरी चीज कवर इसलिए करते हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, जिससे कि वो 20 to 30% चीज हमें दिमाग में रहे, याद रहे, ध्यान में रहे, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा पुलिट्जर प्राइज के बारे में कि जर्नलिज्म की कैटेगरी में ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। और ये जोसेफ पुलिट्जर के बारे में बस बेसिक्स आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। एंड बाय द वे मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि फ्री करंट अफेयर्स का कोर्स है हमारा। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर बाद में, यानी कि अभी तो आप लोग सभी लोग लाइव क्लास जो है अटेंड कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट बाद में यूट्यूब पर इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आप 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप जो है वो कर दीजिएगा। द हिंदू न्यूज़पेपर की सुबह 9 बजे क्लास होती है और एक आपकी स्पेशल क्लास होती है। अभी स्पेशल क्लास दो होंगी क्योंकि हमारे पेंडिंग टॉपिक्स भी हैं, तो उसको भी हम लोग को कवर करना है। तो फटाफट पेंडिंग टॉपिक्स को कवर करके हम लोग फिनिश करेंगे। तो स्पेशल क्लास की डिटेल्स आपको बता दी जाती है कि किस टाइम पर स्पेशल क्लास होनी है, राइट। वैसे तो एक स्टैंडर्ड क्लास सुबह 9 बजे और शाम में 4 बजे होगी, ये दो क्लास तो आपको मिलेगी मिलेगी। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया। अब गाइस एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करिएगा। वैसे आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी पीडीएफ जो है वो मिल जाती है, राइट। आप पीडीएफ में हाईलाइट कर सकते हैं। बट बाकी एक प्रैक्टिस हमेशा अपनाइए कि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठे, सिर्फ जस्ट फॉर योर कंसंट्रेशन, या आप उस पर कुछ कुछ चीजें लिखते रहें जिससे कि फोकस रहे आप। ये एक ट्रिक होती है। सो 161st बर्थ एनिवर्सरी जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की अभी रिसेंटली 7 मई को सेलिब्रेट की गई। इनका जन्मदिन है 7 मई 1861 को, यानी कि 7 मई 1861 को इनका बर्थ हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड अब जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं वो आपको ध्यान में रखना है। तो इनकी अर्ली लाइफ के बारे में अगर बात करें तो इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर जी जो है गाइस ये राइटर है, पोएट है, प्ले राइट है, राइट। इसके अलावा फिलोसोफर है, राइट। एस्थेटिशियन है। एस्थेटिशियन मतलब कि जो व्यक्ति जो है वो जैसे कि नेचर वगैरह, क्योंकि एस्थेटिक चीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो चीज जो नेचर की चीज है, ब्यूटीफुल चीज जो है, राइट, तो उसको रिकॉग्नाइज करने वाले और उसको अपने आर्ट्स में जो है वो इनकलकेट करने वाले व्यक्ति, यस। सो म्यूजिक कंपोजर थे ये, कोरियोग्राफर थे, राइट। इवन एक यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व भारती के फाउंडर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये फैक्ट याद रखना, विश्व भारती के फाउंडर और पेंटर, काफी फेमस पेंटर, 2000 से ज्यादा पेंटिंग ये बना चुके हैं। और इनकी खास बात ये है कि अपनी पेंटिंग पर ये कभी भी टाइटल नहीं डालते थे, कभी नहीं डाला इन्होंने अपनी पेंटिंग पर। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जो पेंटर्स होते हैं जनरली वो पेंटिंग करते हैं और उस पर अपना एक टाइटल डालते हैं कि ये पेंटिंग किससे एसोसिएटेड है, वो कभी नहीं डालते थे। सो टैगोर ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में कविता लेखन आरंभ कर दिया था और मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने भानु सिम्हा, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है भानु सिम्हा। तो भानु सिम्हा किससे एसोसिएटेड है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, फैक्ट, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। तो भानु सिन्हा सिन्हा नाम से अपनी कविताओं का पहला संग्रह प्रकाशित किया इन्होंने। इसके अलावा उन्होंने वर्ष
1929, 1929 और 1937 में आयोजित विश्व धर्म संसद में व्याख्यान दिया था। विश्व धर्म संसद पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में इन्होंने अपनी स्पीच जो है वो दी थी। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश का नेशनल एंथम इन्होंने लिखा है, याद रखिएगा ये फैक्ट। इन्होंने आर्ट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, उसको मॉडर्नाइज किया। यूरोपियन या ब्रिटेन के जो आर्ट है, कल्चर है, उनको हमारे आर्ट के साथ जो है वो फ्यूज करने का इन्होंने मतलब प्रयास किया, एफर्ट्स डाले, कंट्रीब्यूशन दिया, राइट। और 1928 से लेकर 1940 के बीच में रविंद्रनाथ जी ने 2000 से भी ज्यादा इमेजेस जो है वो पेंट करी। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने किसी भी अपनी पेंटिंग पर कोई भी टाइटल नहीं दिया। एक्सप्रेशनिज्म इन यूरोपियन आर्ट और प्रिमिटिव आर्ट ऑफ एंशिएंट कल्चर से ये इंस्पायर्ड थे। एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है? एक्सप्रेशनिज्म नाम में कुछ छुपा है, नाम में क्या छुपा है? एक्सप्रेस। तो यूरोपियन आर्ट में, यूरोपियन पेंटिंग्स में एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डाला जाता था, बहुत फोकस किया जाता था एक्सप्रेशन के ऊपर। तो इन्होंने उसी चीज से ये काफी ज्यादा इंस्पायर हुए और हमारे जो एंशियंट कल्चर के जो आर्ट्स वगैरह थे, प्रिमिटिव आर्ट्स, बहुत पुराने, राइट, आदम काल वगैरह के आर्ट्स, तो उससे ये काफी इंस्पायर हुए थे। और इंस्पायर होकर फिर उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह करना शुरू किया, आर्ट की तरफ जो है वो इनका झुकाव आया। अवार्ड्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। 1913 में पहले इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला, इनकी नोवेल किसके लिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, गीतांजलि इनकी नोवेल है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है गीतांजलि नोवेल के लिए। और इनके फ्रीडम स्ट्रगल में इनका क्या रोल जो है वो रहा है, तो इन्होंने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को डिनाउंस कर दिया, राइट। ये आलोचक थे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के, क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को। इवन इनका मानना यह था कि ब्रिटिश रूल जो है वो एक प्रकार का सिम्टम है ओवरऑल सिकनेस ऑफ सोशल डिजीज का, कि पब्लिक है, जो जनता है, उनके बीच पे ब्रिटिशर जो है वो फूट डालेंगे। और हो यही रहा था। तो उन्होंने उसी तरीके से चीजों को देखा कि बीमारी है, सोशल डिजीज है, ये बीमार कर देगी लोगों को, कौन? ब्रिटिश रूल, राइट। तो ये चीज इस प्रकार से ये अपने मैसेजेस जो है वो देते थे। इवन इनकी जो राइटिंग्स थी, जो ये लेटर्स लिखते थे, पोएम लिखते थे, किताब लिखते थे, तो उसमें इन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनके लेख हम लोग को, राइटिंग्स हम लोग को देखने को मिलती थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है सॉन्ग, ये नाम याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, बंगलार माती बंगलार चोल। मैं रिपीट करता हूं, बंगलार माती बंगलार चोल, यानी कि सॉइल ऑफ बंगाल, वाटर ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन आएगा कि ये सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर। और किस पर्पस के लिए? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, पार्टीशन हुआ था। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो बंगाल पार्टीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही है। तो जब ये आप पढ़ेंगे तब उस समय आप वहीं पर ही नोट्स बना लीजिएगा करंट अफेयर्स का। जैसे अभी आपने पढ़ा ना ये कि बंगलार माती बंगलार चोल, तो ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया सॉन्ग है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया सॉन्ग। और किस पर्पस के लिए? जिस समय बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल को ब्रिटिशर ने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग कर रहे हैं। बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं किस पर्पस के लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। ब्रिटिशर बोल रहे थे कि हम इतनी बड़ी टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अलग कर रहे हैं। बट हमें पता है ब्रिटिशर का इंटरेस्ट, ब्रिटिशर का इंटरेस्ट था फूट डालना, बंगालियों को और मुस्लिम्स को अलग करना, और उनके बीच में एक भावना, अलग सेपरेशन की भावना जो है वो डालना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। मैं आपको बता रहा था कि पार्टीशन, जो बंगाल का जो पार्टीशन है, उसका मेन पर्पस पीछे का जो था कि क्योंकि बंगाल की तरफ से कौन लोग आ रहे थे? इंटेलेक्चुअल्स लोग आ रहे थे, जो सोसाइटी को क्या कर रहे थे? सोसाइटी को अवेयर कर रहे थे अबाउट ब्रिटिश बैड प्रैक्टिसेस, ब्रिटिश की जो खराब प्रैक्टिसेस हैं, ब्रिटिश की जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है, जो शोषण करने की जो नीति है ब्रिटिशर्स की, हमें एक्सप्लॉइट करने की जो नीति है, जिसके बारे में जो ये बंगाल से जो इंटेलेक्चुअल्स अवेयर कर रहे थे लोगों को, तो ब्रिटिशर्स उन इंटेलेक्चुअल से परेशान थे। तो ब्रिटिशर ने सोचा कि एक काम करते हैं,
कि इनको लड़वाते हैं आपस में, इनको लड़ाएंगे आपस में तो ये अपने आप में लड़ते रहेंगे और हमारा इंटरेस्ट जो है वो अचीव हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो इन्होंने बंगाल को का पार्टीशन किया। आप जब पढ़ो, चाहे वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ो या कोई भी किताब पढ़ो, स्टैटिक पोर्शन, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जो चीज लिखी है शायद वो वैसी ना हो, आपको उसमें घुसना पड़ेगा एग्जैक्ट चीजों को समझने के लिए। जब आप ये एनसीईआरटी से उठाकर या एडवांस बुक से उठाकर ये बंगाल पार्टीशन को पढ़ेंगे तो इतना क्लियर कट चीजें जो है वो उसमें आपको समझ में नहीं आएंगी। आपको पूरी चीज समझने के लिए उस माहौल के अंदर घुसना पड़ेगा। पढ़ाई करो तो माहौल में घुस जाओ, इमेजिन करो कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हो रहा होगा, तब आपको पिक्चर समझ आएगी। और इमेजिन किस तरीके से करना है, अपने आप को एक ऑफिसर समझ के इमेजिन करना है, तब इस एग्जाम की तरीके से तैयारी आपकी होगी। गॉट इट? तो ये वाला सॉन्ग ध्यान में रखना कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये सॉन्ग जो है वो लिखा था यूनाइट करने के लिए बंगाली पॉपुलेशन को, क्योंकि ब्रिटिशर ने अलग कर दिया। इन्होंने इवन एक और सॉन्ग है, राइट, इन्होंने अमर सोनार बंगला, अमर सोनार सोनार बंगला करके भी एक प्रसिद्ध गीत है, इसकी भी इन्होंने रचना की, जिसने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करने में मदद करी। नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो लोगों के अंदर इग्नाइट हुई। ये सॉन्ग का नाम भी थोड़ा ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अमर सोनार बंगला। इन्होंने राखी उत्सव शुरू किया। अब क्वेश्चन आएगा कि राखी उत्सव किसने शुरू किया? दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। अब यूपीएससी कैसा पूछेगी कि राखी उत्सव जो है वो मनाया गया हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा। अब क्या होगा कि जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है उसको तो लगेगा कि अरे मुस्लिम तो राखी मनाते ही नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत होगा, बट ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राखी उत्सव जो है वो इसलिए मनाया था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे को जो है वो थ्रेड्स बांधे, कलरफुल धागे बांधे और एक दूसरे के साथ यूनाइट हो। क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको अभी क्या बताई कि बंगाल का पार्टीशन मुस्लिम्स को और बंगालियों को अलग करने के लिए था, सेपरेट करने के लिए था, जिससे कि वो उनके बीच में गुस्सा आए, एक दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट वो लड़ने लगे। तो देखिए अब आपको मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ रही होगी कि क्यों पार्टीशन हुआ था, लड़वाने के लिए हुआ था। बट इन्होंने क्या बोला कि हमें लड़ना नहीं है, हमारे लीडर्स ने क्या बोला, हमें लड़ना नहीं है, हमें यूनाइट होकर रहना है। दिस इज द केस दैट यू नीड टू रिमेंबर। इस तरीके से चीजों को पढ़ना है। तो राखी उत्सव की शुरुआत इनके द्वारा की गई। कोई मुझे बता सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड को क्यों त्याग दिया था? वॉट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड इट? बाय जलियन वाला बाग इंसिडेंट्स। जलियन वाला बाग इंसिडेंट्स के कारण उन्होंने अपने नाइटहुड को जो है वो त्याग दिया था। और नाइटहुड इनको किन्होंने दिया? लॉर्ड हार्डिंग। तो ये नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना, लॉर्ड हार्डिंग, इनके द्वारा जो है वो 1915 में इनको नाइटहुड दिया था। ये कभी कभी स्टेट पीएससी फैक्ट पूछ लेती है। और टैगोर के विश्वास और कार्यों की आधारशीलता यह विचार है, मतलब कि उनके, अब हम थोड़े से फाउंडेशन, उनके बिलीव्स की बात करेंगे और उनके जो कार्य हैं उसके आइडिया की बात करें एंटी कोलोनिज्म को लेकर, कि केवल ब्रिटिश सभी चीजों को खारिज करके, यानी कि ब्रिटिश की सभी जितनी भी चीजें उसको खारिज करके आप जो है वो हासिल नहीं कर सकते, मतलब आप जो है वो फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इस विरोध में पश्चिमी संस्कृति के सभी बेहतरीन पहलुओं को भारतीय संस्कृति में शामिल किया जाना भी शामिल होना चाहिए। देखिए कितनी मतलब तरीके की बात करी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने ये बोला, जैसे कि आपको पता होगा इसकी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान दौरान हम लोग जो है वो किस चीज पर टारगेट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स क्लोथ है, ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीजें हैं, गुड्स सर्विसेज, हमको सबको वो त्यागना है, हमको सबको से खराब करना है और हमें खुद आत्मनिर्भर बनना है, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, राइट। तो ये चीज पता है, महात्मा गांधी जी ने इसको जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट किया था, उससे पहले वीर सावरकर जी ने भी प्रमोट किया था पहले, राइट। यू गाइस नो अबाउट दीज पर्टिकुलर थिंग्स, राइट, कि हमारी जो लीडर्स हैं उन्होंने इन सब चीजों को, ये स्वदेशी मूवमेंट को जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस दिया, उसको प्रमोट किया। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या कहना है? इन्होंने बोला ब्रिटिशर की चीजों को त्यागने से कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को अपग्रेड करो ना, आप वेस्टर्न क्वालिटीज को अपनाओ, आप वेस्टर्न क्वालिटीज को अपनाइए। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, यू शुड अप्रिशिएट ब्रिटिशर्स कि दे वर टू स्मार्ट पीपल। इतने स्मार्ट लोग थे ब्रिटिशर्स कि उन्होंने इंडियंस की बैंड बजा डाली।
ऐसा बेवकूफ बना बनाकर इंडियन राजाओं को इन्होंने लूटा है ब्रिटिशर्स ने कि क्या बताएं। जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तरीके से पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा पढ़ने पे। आपको समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स की क्वालिटी, और कॉमन मैन जो है वो हेट करेगा। कॉमन मैन क्या बोलेगा, अरे यार ये तो ब्रिटिशर्स की क्वालिटी है, ये तो ब्रिटिशर जो है इनको तो हमें कभी भी ये तो सब हर चीज में बेकार है। कॉमन मैन ये बोलेगा कि इन्होंने तो हमें, अंग्रेजों ने तो हमारे ऊपर वो किया, कब्जा कर लिया, हमें लूट लिया। कॉमन मैन यहाँ तक सीमित है, बट यू गाइज आर नॉट कॉमन, यू गाइज आर ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, आने वाले समय के आईएएस आईपीएस। आप चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिशर्स वर टू स्मार्ट पीपल, इन्होंने किस तरीके से कैप्चर किया, लेट्स लर्न फ्रॉम देम कि कैसे कैप्चर करना है लोगों को। क्योंकि हिस्ट्री आपको क्या सिखाती है, हिस्ट्री आपको मैसेजेस देती है कि आप जब सर्विस में जाएंगे तो आपको कैसे लोगों को कंट्रोल करना है। ब्रिटिशर्स ने यही किया ना, लोगों को कंट्रोल किया। आप भी क्राउड को कंट्रोल करेंगे, आप भी क्राउड को डिसिप्लिन में रहना सिखाएंगे। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति है, कितना भी जल्लाद क्यों ना हो, उसके जल्लादपन को तो हमें त्यागना है, बट उसके अंदर कोई ना कोई तो एक क्वालिटी होगी जिसको अपना रावण में भी क्वालिटी थी। तो क्वालिटी देखो ना। कॉमन मैन बुराइयां देखता है, ब्यूरोक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल्स लोग क्वालिटी देखते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि सामने वाला शराबी है या जो भी है, उनको तो ये मतलब ही है किस चीज में अच्छा है, वो जिस चीज में अच्छा है वो हमारे लिए काम का है। दिस इज द थिंग, ये क्वालिटी अडॉप्ट करो अपने अंदर। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी बनाना, अपनी पर्सनालिटी बनाओ। वॉट फ्रीडम मेंट फॉर टैगोर, टैगोर के लिए फ्रीडम क्या है, तो फ्रीडम डज नॉट सिंपली मीन्स पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, कि ब्रिटिशर से, अंग्रेजों से सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए ट्रू फ्रीडम जो थी, सच्ची स्वतंत्रता जो थी, वो थी ट्रूथफुल और ऑनेस्ट, ईमानदार होने की क्षमता हासिल करना, और ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, ट्रूथफुल होना, सच्चा इंसान बनना। तो ये इनके लिए था ट्रू फ्रीडम। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। आई नो मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच किया इस टॉपिक को, बट ये टॉपिक में काफी सारे फैक्ट्स ऐसे थे, और मेन चीज जो थी वो ये थी कि जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़े नहीं, हिस्ट्री को ऑफिसर की नजर से देखें। मैंने आपको बोला ना कि जब भी रिलीजन से रिलेटेड बातें आती हैं तो आपको कभी भी एक रिलीजन के फेवर पर नहीं देखना है, क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे तब आपकी, जब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप आपकी कैबिन के अंदर जब कोई आएगा, जैसे आपके कलेक्ट्रेट के अंदर कोई आया आपके पास, तो आप उससे ये थोड़ा पूछेगी तू किस धर्म का है, उसके बाद फिर उसका केस हैंडल करोगे, नहीं करोगे ना। ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल। बस ये चीज, ये प्रिंसिपल ध्यान में रखो, ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल, ह्यूमैनिटी सब कुछ है और कुछ नहीं। चलो, आप लोगों ने करवाया क्या ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? प्रधानमंत्री ये मेरे ख्याल से सुरक्षा योजना करके है, एक एक स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपने करवाई होगी। नहीं करवाई तो करवाओ। मेरे ख्याल से 12 रुपए है एनुअल, इसका कॉस्ट लगता है। एक स्कीम का 12 रुपए एनुअल है, और एक स्कीम का मेरे ख्याल से 312 रुपए जो है वो एनुअल हम लोग को देखने को मिलता है। मैंने करवाई हुई है, अपनी बैंक अकाउंट से मेरी लिंक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो जब ये आई थी नई नई स्कीम, तब मैंने तभी इनरोल जो है वो कर लिया था। अपने आप जो है वो उसका पैसा कट जाता है। एक का 12 रुपए कटता है, एक का 300 समथिंग, वही 312 रुपए, आई थिंक 312 या 14, जितना भी, उतना रुपए जो है वो कटता है। सो गाइज, अभी इस स्कीम को 7 साल हो गए, दैट्स वाई ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में देखने को मिल रहा है। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। 7 इयर्स इन स्कीम्स के कंप्लीट हो गए हैं। ये स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। तो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, हर साल रिन्यू होती है। इसमें किसी भी रीजन के कारण अगर किसी व्यक्ति की डेथ अगर हो जाती है तो उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर्स को जो है, अब देखो इंश्योरेंस के थ्रू क्या मिलता है, पैसा जो है वो मिलता है। तो यहाँ पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 लाख रुपए, यस 2 लाख रुपए जो है वो डेथ के केस में मिलते हैं, और हर साल प्रीमियम जो भरना पड़ता है वो 330 रुपए जो है वो भरना पड़ता है। और अप्रैल 2022 तक 12.76 करोड़, मतलब आप कह सकते हैं कि
साढ़े 12.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है इस स्कीम के तहत, और 11,522 करोड़ रुपए पे किए गए हैं। टोटल क्लेम जो आया था 5,76,121 में से 11,522 करोड़ रुपए जो है वो पे किए गए हैं। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और एलिजिबिलिटी है इस स्कीम के तहत 18 से 50 साल, 18 से 50 साल की उम्र के जो भी लोग हैं जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, वो इस स्कीम के लिए एनरोल हो सकते हैं। मैं तो एनरोल्ड हूँ इस स्कीम के अंदर। राइट, और ज्वाइनिंग प्लान जो है वो बिफोर द एज ऑफ 50 इयर्स का है, और इवन लाइफ रिस्क कवरेज जो है वो 55 इयर्स तक का भी मिल सकता है अगर आप प्रीमियम पे करें तो। अब देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें सिंपल सी ध्यान में रखनी है, 3 पॉइंट्स ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस है ना। लाइफ इंश्योरेंस मतलब डेथ होती है तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा परिवार वालों को। कितना पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए मिलेगा। दूसरी चीज प्रीमियम ध्यान में रखना है भाई, कितना प्रीमियम भरना है, तो 312 रुपए प्रीमियम जो है वो भरना है। राइट, 330 रुपए, सॉरी 330 रुपए प्रीमियम है, 312 नहीं, करेक्ट करो, 330 रुपए पर एनम। हर साल 330 रुपए जो है वो भरने पड़ते हैं एज अ प्रीमियम के तौर पर। राइट, और कब तक, तो 18 से लेकर 50 साल की उम्र तक की एलिजिबिलिटी है। और दूसरी एलिजिबिलिटी ये है, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए, दैट्स इट। सिर्फ इतनी चीज इस स्कीम के अंदर ध्यान में रखनी है, उससे ज्यादा ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूछेंगे नहीं। अब नेक्स्ट स्कीम पे आ जाते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब ये क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। ये भी 1 ईयर रिन्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू से है स्कीम। अब एक्सीडेंटल मतलब कि भाई एक्सीडेंट होगा तब पैसे मिलेंगे घर वालों को, एक्सीडेंट में अगर डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है तो भी पैसे मिलते हैं। राइट, तो मेरा तो ये दोनों ही है। अब इसमें मेरे ख्याल से प्रीमियम जो था वो आई थिंक 12 रुपए का था, और आपकी पीडीएफ में शायद प्रीमियम इसके बारे में नहीं लिखा है, बट 12 रुपए है जहां तक है। एक बार और उसको आप कंफर्म कर लेना और इसको करेक्ट कर लेना, वरना एक मिनट रुक जाओ, मैं उसका कंफर्म जो है वो आपको कर ही देता हूँ, इसी समय ही कंफर्म कर देता हूँ और अभी के अभी आपको बता देता हूँ। वैसे 12 रुपए ही है क्योंकि मेरा कटा है। ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रीमियम अमाउंट 12 रुपए पर है ना। यू कैन सर्च, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज डॉट जीओवी डॉट इन पे मिलेगा। और एक बात मैं आपको सबको क्लियर कह दूं कि जब भी कोई चीज आप ऑनलाइन सर्च करें, ऑफिशियल सर्च करें, आप आने वाले समय के ऑफिसर्स हैं और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम है भाई, प्राइवेट वेबसाइट में कहीं पर भी कोई चीज ना देखें। जो भी आपको इंफॉर्मेशन देखनी है सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर ही आप देखें। जैसे कि मैंने अभी जो आपको बताया है 12 रुपीज पर एनम, ये जो प्रीमियम है इसकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, ये मैंने किस वेबसाइट से देख के बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज डॉट जीओवी डॉट इन। तो आदत डाल लो, सरकारी सेवा में जा रहे हो तो आदत डाल लो कि सरकारी सोर्सेज से ही आपको चीजों को देखना है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, बस मैंने आपको बताया एक्सीडेंटल 18 से 70 साल की उम्र के लोग जो है वो इस स्कीम को ले सकते हैं। सेम चीज है जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है। अब इसमें अगर एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिल जाएगा, और अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई तो 1 लाख रुपए मिल जाता है। और 27 अप्रैल 2022 तक टोटल आप कह सकते हैं कि 28 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया इस स्कीम के तहत, और 1930 करोड़ रुपए पे किए गए, टोटल 97,227 क्लेम्स से। राइट, तो ये दो अपन ने स्कीम के बारे में पढ़ लिया और अभी के अभी याद भी होगी हमें स्कीम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को याद भी हो गई होगी। राइट, अटल पेंशन योजना के बारे में बात करेंगे। क्या है ये पेंशन, अरे नाम से देखो, पढ़ना नहीं है पूरा, नाम देखो, पहले पहले नाम समझो। पेंशन क्या होता है, कब मिलती है एक व्यक्ति को पेंशन, जब वो रिटायर हो जाता है। तो अटल पेंशन योजना क्या है, एक व्यक्ति जब रिटायर होगा तब उसको पेंशन मिलेगी। किनके लिए है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन लोग होते हैं, जैसे कि हमारे घर पे जो वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए। राइट, जैसे कि जैसे ठेले वाले जो लोग होते हैं, हॉकर्स वाले जो लोग होते हैं, ये कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। राइट, तो इनके लिए ये मेनली स्कीम जो है वो लाई गई थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, जैसे यार आप लोग सरकारी जॉब करोगे तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बॉस सब कुछ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। आप तो आईएएस बनने वाले हो, आईएएस आईपीएस, आपके लिए तो डॉक्टर खुद चल के आपके घर पे आएगा, जब बुलाओगे तब फोन लगाओगे डॉक्टर घर पे आएगा, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयारी करो मन लगा के। बाकी जो दूसरे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए थोड़ी ना कोई पेंशन वगैरह होती है। राइट, तो सरकार ने बोला कि हम आपको पेंशन सर्विस प्रोवाइड कराएंगे उन सभी लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इस स्कीम को किसके द्वारा
एडमिनिस्टर किया जाएगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा। और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर जो है वो नेशनल पेंशन सिस्टम का है। तो एनपीएस के अंदर ये पूरी चीज आ रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर एलिजिबिलिटी है पेंशन की 18 से लेकर 40 साल। तो सभी लोग जिनका बैंक अकाउंट है 18 से 40 साल की उम्र के हैं, अगर उनको किसी दूसरी पेंशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, किसी पेंशन स्कीम का वो हिस्सा नहीं है, तो वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसका एक चार्ट रहता है प्रॉपर कि आपको महीने का कितना जो है वो पे करना है। तो जैसी स्कीम ज्वाइन करते हैं सब्सक्राइबर जो है उसको पेंशन जो है वो मिलने लगती है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 रुपए या 5,000 रुपए। राइट? कब से? 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने इतने, यानी कि हर महीने 1,000 से 5,000 रुपए तक का उसको बेनिफिट मिलेगा। और प्रीमियम बहुत कम होता है। इवन आपको शायद याद आ रहा होगा कि कुछ समय पहले सरकार ने बोला था कि आपके घर पर एक स्कीम भी आई थी ना कि आपके घर पर अगर कोई वर्कर है, राइट, जैसे कि साफ सफाई के लिए हमारे घर पर जो वर्कर आते हैं, राइट, तो आप उनका ये स्कीम जो है वो ओपन कर सकते हो। उनकी जो है वो आप प्रीमियम जो है वो भर सकते हो उनके पेंशन के लिए, जिससे कि उनकी लाइफ जो है वो 60 साल के बाद सिक्योर हो सके। वो यही है अटल पेंशन योजना के थ्रू, जिसे आप कर सकते हैं। आप किसी एक का जो है वो ले सकते हैं और करना चाहिए यार। मैं तो पता है, मैं पर्सनली भी ये सब चीजों में बहुत बिलीव करता हूँ। आप जो भी इनकम अर्न करें उसका कुछ हिस्सा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर जरूर डोनेट करें, किसी नीडी को जरूर दें। तो ये बहुत बेहतरीन सी चीज है। आप किसी की जो ओल्ड एज है वो आप बेटर कर सकते हो इस स्कीम में उसके लिए कंट्रीब्यूट करके। और बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है। आई डोंट थिंक कि मुश्किल से 100 रुपए से भी ज्यादा पर मंथ का नहीं होगा। 100 रुपए भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, राइट? तो एक बार देखिएगा, अगर फ्री टाइम मिले आपको, अगर आपको किसी का भला करना है तो किसी को लीजिए। आपके घर के कोई वर्कर हैं तो उनको कर लीजिए एनरोल इस स्कीम के अंदर, राइट? और आप प्रीमियम भरिए, उनको उनसे मत भरवाइए। तो ये एक चीज है। और अप्रैल 2022 तक 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो इस स्कीम के लिए एनरोल हुए हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये तीनों स्कीम आपको अच्छे से नहीं से समझ में आ गई होंगी, अभी के भी रट भी गई होंगी आपको। अब ध्यान देना, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे ये है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। इस नाम से पहले अपन इस चीज को समझते हैं। ग्रुप्स मतलब कि कुछ ग्रुप की बात हो रही है, मतलब इसके अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। और सिर्फ एक ग्रुप नहीं, ग्रुप्स लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें तो, अपनी पीडीएफ पे देखें, ध्यान से पढ़ें तो ग्रुप्स है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। तो यहां पर बात हो रही है पहली चीज तो ग्रुप्स की। अब बैटल ग्रुप्स की बात हो रही है तो कौन इन्वॉल्व है? हमारी आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व है, राइट? इंटीग्रेटेड की बात हो रही है तो क्वाइट पॉसिबल यहां पर एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होगी, यहां पर आर्मी भी इन्वॉल्व होगी। मतलब कि यहां पर एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके पास पूरी फैसिलिटी होगी। इंटीग्रेटेड मतलब कि वो हर जगह जहां पर भी जाए हर तरीके के मिशन करने के लिए केपेबल होंगे, हर तरीके के मिशन के लिए। बात समझ में आई? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या है, अब इस पर हम बात करते हैं। भारतीय सेना द्वारा युद्ध में बेहतर प्रदर्शन और दुश्मन पर त्वरित आक्रमण करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करने हेतु इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में परिवर्तित करने के लिए पश्चिमी मोर्चे पर एक होल्डिंग फॉर्मेशन और उत्तरी सीमाओं पर एक स्ट्राइक फॉर्मेशन को चिन्हित किया गया। आर्मी ने आइडेंटिफाई किया होल्डिंग फॉर्मेशन वेस्टर्न फ्रंट में और स्ट्राइक फॉर्मेशन नदन बॉर्डर में, जिसे कन्वर्ट किया जाएगा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में। और सिंपल शब्दों में समझो, बहुत सिंपल शब्दों में, कि एक हमारा ग्रुप है जो नदन बॉर्डर्स पर ऑपरेट है, नदन बॉर्डर्स पर हमारे देश की सेवा कर रहा है, हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है। और एक हमारा ग्रुप जो है वो वेस्टर्न एरिया पर हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी आर्मी ने अभी आइडेंटिफाई किया है इन दोनों ग्रुप्स को, जिनको ये मर्ज कर देंगे और उसको इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया जो भी न्यूज है? अब आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या है, ये सिंपल तरीके से तो मैंने आपको समझा दिया, बट थ्योरेटिकली इसको समझने की कोशिश करिए। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स एकीकृत युद्ध समूह का आकार एक ब्रिगेड के आकार के समान फुर्तीले, दक्ष और आत्मनिर्भर
युद्ध विन्यास कॉम्बैट फॉर्मेशंस होते हैं। ये कौन होते हैं? ये कॉम्बैट्स के होते हैं। बड़ा साइज होता है इनका कॉम्बैट। इनके पास सब कुछ होता है, हर प्रकार की चीजें, हर प्रकार के वेपन्स, रॉकेट वॉकेट सब, टैंक वैंक सब ले लो आप, इनके पास सब कुछ होता है। तो ये कौन है? कॉम्बैट फॉर्मेशन, जो युद्ध की स्थिति में शत्रु के विरुद्ध त्वरित आक्रमण करने में सक्षम होते हैं। मतलब इतने आर्टिलरीज, इतने वेपन सब होता है इनके पास कि ये बैंड बजा देंगे। तो ये स्ट्राइक करते हैं, मतलब ये सामने खड़े होकर ये मान के चलो कि फायरिंग करते हैं। कुल मिलाकर अटैक मोड वाले होते हैं ये, बहुत फास्ट, बहुत फुर्तीले, अटैक मोड वाली। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया? अटैक मोड वाला। हम सिंपल शब्दों में समझने के लिए हमने एक नाम दे दिया, अटैक मोड वाला ग्रुप। और हर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को खतरे, इलाके और कार्य यानी कि थ्रेट, टेरेन और टास्क यानी कि 3 T's के आधार पर तैयार किया जाएगा। मतलब जितने भी ये ग्रुप होंगे यानी कि सेपरेट, यानी कि अलग अलग, पहले तो एक अलग अलग वो बनाया जाएगा, यूनिट्स बनाई जाएंगी। इनको किस तरीके से जो है ट्रेन किया जाएगा कि ये खतरे से, थ्रेट से लड़ सकें। टेरेन मतलब किसी भी इलाके में जाकर घुसकर बैंड बजा सकें। और टास्क, इनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा। तो ये 3 T's होंगे, जिन 3 T's पर ये लोग काम करेंगे, राइट। और इनको पूरी तरह से जो है वो ट्रेन कर दिया जाएगा कि ये मतलब कहीं पर भी किसी भी इलाके में फोड़ना है, जाके बैंड बजानी है, सामने वाले की स्ट्राइक करनी है, तो ये करने में सक्षम हो। और साधनों को 3 T's के आधार पर आवंटित किया जाएगा। साधन मतलब रिसोर्सेस, क्योंकि आर्मी अगर पहाड़ी इलाके पर ऑपरेट करेगी तो ऑब्वियस ही बात है यार, हमारी आर्म फोर्सेस पहाड़ी इलाके पे चलेंगी तो उनको उतना वेट नहीं चाहिए, उनको लाइट आर्टिलरी चाहिए, उनको हल्की चीज चाहिए जिससे कि वो आराम से जो है वो चढ़ जाए। उनको अगर आप हैवी चीज दे दोगे तो ऑब्वियस ही बात है वो जल्दी चढ़ नहीं पाएंगे और उनकी जो फुर्ती है वो कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि उनकी फुर्ती जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उनको रिसोर्स भी उसी तरीके से दिए जाएंगे, 3 T's के तरीके से। ये बात समझ में आई? और दे नीड टू बी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इनके जो लॉजिस्टिक्स होंगे वो काफी लो वेट वाले होंगे, काफी अच्छे होंगे, जिससे कि ये 12 से 48 घंटे में कहीं पर भी जो है वो पहुंच सके, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। मतलब 12 से 48 घंटे में पहुंच ही जाए, यानी कि 2 दिन में मैक्सिमम जहां इनको पहुंचना है वहां अपनी लोकेशन पर पहुंच सके, पूरा अपना सामान लेके। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो अब इसमें आपको दो चीज समझाता हूं मैं, कॉर्प्स क्या होता है और कमांड क्या होता है। कमांड जो होती है वो लार्जेस्ट स्टैटिक फॉर्मेशन होती है आर्मी की। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, वो एक जगह पर रहेगी। कमांड आपको एक जगह पर मिलेगी कि यार ये फलाना कमांड है, वो वहां पर है, वहां पर तैनात है, उसका काम सिर्फ वहीं पर ही, उसी जोग्राफिकल पोजीशन पर ही, डिफाइंड जोग्राफी पर ही वो फैली रहेगी। और कॉर्प्स जो होते हैं वो लार्जेस्ट मोबाइल फॉर्मेशन होते हैं। मोबाइल यानी कि वो चलने वाला, जो चलता है। तो आप याद रखना, कमांड एक जगह पर सेटल्ड रहते हैं और कॉर्प्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कमांड और कॉर्प्स में? अगर कॉप्स पूछ लिया जाए कि आर्मी के अंदर कॉप्स जो है वो किसको कहते हैं, तो कॉप्स वो यूनिट होती है जो मूव करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। और कमांड एक जगह पर खड़ी होकर, तैनात होकर प्रोटेक्शन देती है उस पर्टिकुलर एरिया को। और हर एक कॉर्प के अंदर 3 डिवीजन होते हैं। और आइडिया यही है कि इन्हीं को ही रीऑर्गेनाइज करना है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में, जो कि ब्रिगेड साइज के होंगे, बड़े साइज के होंगे, मतलब कमांड साइज के होंगे। और इनके पास सभी के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, आर्टिलरी, एयर डिफेंस एम्बेडेड टुगेदर। एयर फोर्स को भी इसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स एग्जैक्टली है क्या? ये ऐसे बैटल ग्रुप है, इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि 12 से 48 घंटे में एक बड़ा ग्रुप कहीं पर भी जा सके, तुरंत के तुरंत, जहां जाने की जरूरत पड़े। तो इस पर अभी हमारी आर्मी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो काम कर रही है। क्लियर, सॉर्टेड, बहुत अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक। किसी को भी कभी भी कोई डाउट लगता है तुरंत पूछो, बिकॉज यू आर अटेंडिंग लाइव क्लास। एंड सभी लोगों को लाइव क्लास ही अटेंड करनी है, रिकॉर्डेड क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में वो एक तो मजा भी नहीं आता, वो फील भी नहीं रहता है। और दूसरी बात क्या रहता है कि अगर आप एक अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, जैसे कि ऑब्वियस ही बात है कि भाई आप कोचिंग जाते हो, जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, जब आप ऑफलाइन कोचिंग जाओगे उसका एक टाइम होगा ना, तो अपने आप को पंक्चुअल बनाओ। इसी तरीके से अपने आप को पंक्चुअल बनाना है कि भाई कोचिंग का टाइम हो गया, हमें कोचिंग में बैठना है। बस एक मिनट पानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं।
चलिए, 5 को एग्जाम है, फोड़ना है बस सभी लोगों को 5 को, और कल आ गया रिजल्ट। बस आपका भी नाम जो है वो बहुत जल्दी जो है वो आएगा, अगली लिस्ट में आपका नाम आएगा। सिर्फ 1 से 1.5 साल दो यार, अगली लिस्ट में आपका नाम आना ही है, किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ करने की जरूरत पड़ जाए। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने रूटीन को फॉलो करना है प्रॉपरली, बस माइंडसेट को बिल्कुल रेडी रखना है, जैसा मैं बताते जा रहा हूं वैसा फॉलो करो, आराम से निकलेगा। और फिर कोई बात नहीं, एग्जाम निकल जाएगा तो पहले दिन ही, मैं तो आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपका एग्जाम निकला टॉप 10 में अगर आपकी रैंकिंग आ गई ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, गिरी से गिरी हालत में 10 करोड़ का ऑफर आपके हाथ में रहेगा, कोचिंग वालों की तरफ से। 10 करोड़ का, गिरी, बहुत कम अमाउंट बोल रहा हूं मैं, 10 करोड़ बहुत कम अमाउंट। आपके पास आ जाएंगे कोचिंग वालों के फोन कि आपका प्लीज फोटो दे दीजिए, हमें अपनी कोचिंग में लगाना है, हम आपको जो है वो 1 करोड़ रुपए अभी ट्रांसफर करवा देंगे, जहां आप बोले वहां पहुंचा देंगे। जलवे होंगे यार, जलवे होंगे। एक बार एग्जाम तो निकालो बस आप, बस एक बार एग्जाम निकालो, फिर देखो जलवे। स्टार्ट करते हैं। रेल टेल, रेल टेल का तो नाम सुना होगा आपने, यूज भी किया होगा शायद रेलवे स्टेशन पर, बहुत सारी जगहों पर आपने ये सब यूज किए होंगे, वाईफाई वगैरह जो है वो यूज किए होंगे। तो रेल टेल ने लॉन्च किया है पीएम वानी बेस्ड एक्सेस टू इट्स वाईफाई अक्रॉस 100 रेलवे स्टेशन। तो 100 के आसपास रेलवे स्टेशन पर वाईफाई का एक्सेस जो है वो प्रोवाइड किया है रेल टेल ने, तो उसी को लेकर ये टॉपिक है। और प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, मैं रिपीट करता हूं, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये है वानी स्कीम। नाम से ही समझ में आ रहा है, समझने की जरूरत, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, भाई एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से वाईफाई की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये जितने भी पब्लिक वाईफाई सर्विसेज हैं, 100 रेलवे स्टेशन में 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट है 22 स्टेट्स में, तो वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराने का ये नेटवर्क है। इसे लॉन्च किया गया है रेल टेल के द्वारा, और रेल टेल क्या है, एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 पीएसयू है, वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है हमारी कंट्री की। और हमारी कंट्री के अंदर पैन इंडिया, पूरे इंडिया में जो ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है उसको ओन करती है रेल टेल, पूरा ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क रेल टेल का है। और जितने भी रेलवे ट्रैक के आसपास जितने भी ये हम लोग को ये देखने को मिलते हैं ना, ये नेटवर्क्स, ऑप्टिक नेटवर्क्स, ये पूरे के पूरे रेल टेल के हैं, और इसकी जो ओनरशिप है इस कंपनी की इंडियन रेलवेज के पास है। तो ये फैक्ट आप थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कैसे काम करता है, तो वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए एंड्रॉइड यूजर्स को डाउनलोड करनी पड़ेगी एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है वाई डॉट, राइट, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ये ऐप डेवलप की गई है सी डॉट के कोऑर्डिनेशन के साथ। और पीएम वानी एक एम्बिशियस प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का। इसके माध्यम से जितने भी सीलो वाईफाई नेटवर्क है, सीलो कुछ नहीं है, सीलो मतलब स्मार्ट सेफ, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से, यानी कि एक ऐसा वाईफाई नेटवर्क जो दूसरी डिवाइसेस से आराम से कनेक्ट हो सके और सेफ है हो, मतलब इनक्रिप्टेड हो। तो सभी के सभी सीलो वाईफाई नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेगा, जिसके तहत ब्रॉडबैंड जो है वो मासेस को प्रोवाइड किया जा सके, मतलब जनता को जो है वो, भारी मात्रा में जनता को ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की जा सके। आपको सिंपल ध्यान में रखना है, पीएम वानी, रेल टेल, इंडियन रेलवेज, ये कीवर्ड्स हैं, पीएम वानी, रेल टेल, इंडियन रेलवेज और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये 4 कीवर्ड बस ध्यान में रखो, इस 4 कीवर्ड में पूरा टॉपिक है, राइट। चलो, टिश्यू कल्चर प्लांट्स, क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या है ये टिश्यू कल्चर प्लांट। बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है, एक प्लांट को आप उगा रहे हो एक एक क्लोज्ड या एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में, या कंट्रोल्ड एनवायरमेंट, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट इज द गुड वर्ड, कंट्रोल एनवायरमेंट सही वर्ड होगा, कि आप एक प्लांट का कल्टीवेशन कर रहे हो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में, मतलब कि लैब्स के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, और अपने अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए कि आपको किस तरीके से उस प्लांट को जो है वो डेवलप करवाना है, उसके टिश्यूज को डेवलप करवाना है जैसा कि आप चाहते हैं, जिस अकॉर्डिंग आप चाहते हैं। यू कैन नॉट कॉल इट अ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें लोगों को लगेगा कि शायद ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है, क्योंकि आपको शायद पता है ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कि क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में।
होता यह है कि प्लांट के जीन्स जो है वो चेंज किए जाते हैं, जेनेटिक चेंजेस होते हैं, बट यहाँ पर जेनेटिक चेंज नहीं है। यहाँ पर एक क्लोज एनवायरमेंट में प्लांट को कल्टीवेट किया जा रहा है। और क्लोज एनवायरमेंट में प्लांट को कल्टीवेट करने का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग कितना उसको टेम्परेचर में चेंजेस लेकर आना है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर रहे हैं, राइट। यानी कि साइंटिस्ट रिसर्चर बिल्कुल एक प्रॉपर स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें प्लांट की ग्रोथ करवा रहे हैं। तो ऐसे प्लांट जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जिनकी ग्रोथ होती है, तो ये टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं। बात समझ में आई सिंपल सी। अब थ्योरी पे हम लोग बात करते हैं। एपीईडीए, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अथॉरिटी जो है हमारी कंट्री के अंदर, इसका काम क्या है। तो जितने भी एग्रीकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड ये लाइसेंसिंग प्रोवाइड कराती है, ग्रांट देती है, अप्रूवल देती है, एपीईडीए। तो इसने रिसेंटली एक वेबिनार कंडक्ट किया था कि प्रमोट किया जाए टिश्यू कल्चर प्लांट्स, जैसे कि फॉइलिएज, मतलब कि वनस्पति, लाइव प्लांट्स, जीवित पौधे, कट फ्लावर्स, जो कटे हुए जो फूल हम लोग को देखने को मिलते हैं, और प्लांटिंग मटेरियल्स। तो इनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने को लेकर एक वेबिनार जो है वो कंडक्ट किया एपीईडीए ने। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला। और आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक्रीडेट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरीज, इसका क्या मतलब हुआ, ऐसी लैब्स जो कि टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है, जहां पर टिश्यू कल्चर एक्टिविटीज होती हैं, और जिन लैब्स को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मान्यता प्रोवाइड करी है। तो ये जो लैब है, ये इंडिया के अंदर जो हमें देखने को मिलती है, जो जिनको मान्यता प्राप्त है, तो उन्होंने इस वेबिनार में पार्टिसिपेट किया। तो ये चीज तो हमें वेबिनार से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड समझ में आ गई। बट हमें मेनली समझना है कि क्वेश्चन ये न्यूज वाला नहीं पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि ये प्लांट टिश्यू कल्चर है क्या। तो इट इज अ कल्चरिंग ऑफ प्लांट सीड। पहली बात तो आप एक ही चीज को लो, प्लांट की सीड, बीज। बीज समझते हो। आपको क्या करना है, बीज को एक कंट्रोल्ड कंडीशन ऑफ लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में जो है वो उसे उगाना है, ग्रो करवाना है। मतलब ये आप डिसाइड कर रहे हो कि किस टेम्परेचर में जो है वो उसे उगाएंगे, कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितनी लाइट पड़नी चाहिए। यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। एंड कंट्रोल करने से आप, हो सकता है कि उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटीज भी चेंज कर लो। अब हो सकता नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। अब कैसे फॉर श्योर, अब आप देखो, बात को समझना। अब एक प्लांट है, ठीक है, हम जनरली किसी भी प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। एक कोई भी एक प्लांट है, उसको चाहिए लाइट, उसको चाहिए न्यूट्रिएंट, राइट, उसको चाहिए ह्यूमिडिटी, प्रॉपर टेम्परेचर। अब यार उसको हेल्दी ग्रो करने के लिए उसको सब चीज है वो पर्याप्त मात्रा में चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम, ठीक है, खाना अगर हम आधा पेट जो है वो रोज खाएंगे, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, हमारी हालत खराब होगी। एंड अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही है। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम के कारण क्या आप ये नहीं कहेंगे कि प्लांट्स भी जो है वो सही तरीके से उनका सर्वाइवल नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, बल्कि प्लांट्स तो उल्टा हमें पता है कि एक्सटेंड होते जा रहे हैं। आर यू रिलेटिंग इट। आप रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को कि क्लाइमेट चेंज के कारण प्लांट्स भी मरते जा रहे हैं। जो बात समझ में नहीं आए तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स पर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स जो हैं, ये एक्सटेंड हो रहे हैं आज की डेट में। क्यों? क्योंकि इनको वो पर्याप्त चीजें नहीं मिल पा रही जो इनको चाहिए। इनको टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिल रहा है। बट अभी हमने क्या किया, इस प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट का सीड ले लो, ऑर्गन ले लो, कुछ भी ले लो, उसको आप जो है वो कल्टीवेट कर रहे हो, उसको आप उगा रहे हो एक प्रॉपर ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसे कंट्रोल एनवायरमेंट में, कि जिससे कि वो फुल पोटेंशियल से उग सके। जैसे कि आप है, आपको अगर आधा पेट खाना जो है वो खिलाया जाएगा, तो आप अपने फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाओगे। बट जब आपका पेट भरा रहेगा, आप हेल्दी फील करोगे, अच्छा हेल्दी खाओगे, तब आप अपने फूड, मतलब फुल पोटेंशियल पर जो है वो काम करोगे, पूरी क्षमता से जो अपने काम करोगे, राइट। सेम प्लांट्स में भी है, सेम चीज। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब इसके एडवांटेज जो है वो क्या है, तो मैच्योर प्लांट्स को आप क्विकली प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया, प्रॉपर तरीके से जो उसको आवश्यकता है प्लांट को वो प्रोवाइड किया, तो प्लांट जो है वो बड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस हो जाएगा, अपनी मैच्योर स्टेज पे आ जाएगा। तो एडवांटेज की बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के। तो प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, ये क्विकली प्रोड्यूस कर सकता है एक मैच्योर प्लांट को, राइट।
ये अलाउ कर सकता है कि आप जो है वो मतलब चीज ये है कि जो जितने भी पैथोजेंस है, पेस्ट है, डिजीज है, वो लगेगी नहीं और वो फैलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसको कंट्रोल एनवायरमेंट में जो है वो उगा रहे हो। और आप स्टोर कर सकते हो जेनेटिक प्लांट मटेरियल को किस तरीके से कि वो नेटिव प्लांट स्पीसीज जो है वो बच जाए, यानी कि मतलब दूसरी प्लांट की स्पीसीज जो है वो बच जाए। देखिए इसमें एक और चीज है, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। जैसे कि आप एक नॉर्मल एक प्लांट है उसको तो आप ग्रो करवा रहे हो, बट आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को भी एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हो इस टेक्निक के थ्रू। तो जो थर्ड वाला पॉइंट है ये हम लोग के ऊपर टारगेट कर रहा है जेनेटिक प्लांट मटेरियल, क्योंकि आप जानते हैं हमारी कंट्री के अंदर जेनेटिक प्लांट्स अलाउड नहीं है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्लांट अलाउड नहीं है, एक्सेप्शन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बस अलाउड है, बाकी उसके अलावा जेनेटिकली प्लांट्स अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि वो रिस्क है कि यार वो प्लांट अगर मॉडिफाई हो जाए आगे चल के, क्योंकि लिविंग बीइंग है यार, हम लिविंग बीइंग जो है वो इवोल्यूशन होता है हमारा। हम लोग भी जो है वो बंदर से जो है वो ह्यूमन बने हैं, राइट? तो इवोल्यूशन होता है, लिविंग बीइंग कोई भी हो, किसी प्रकार की हो, इवोल्यूशन होगा। तो वी डोंट नो कि उस प्लांट के अंदर जो हम चेंजेस लेकर आए, पता लगे 50 साल बाद, 100 साल के बाद हमने जो उसके जीन्स को मॉडिफाई किया है, जेनेटिक चेंजेस लेकर आए, वो पॉइजनस हो जाए, वो मिट्टी को पॉइजन कर दे, वो आसपास के प्लांट्स को खराब कर दे, एनिमल्स को खराब कर दे, ह्यूमन की बॉडी में चले जाए, उसमें चेंजेस लेकर आ जाए। तो इट कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल अगर आप लिविंग बीइंग में चेंजेस करोगे। बोलते हैं ना कि नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर एक दिन आपके साथ खिलवाड़ करेगा, सेम थिंग। तो अब ये प्लांट टिश्यू कल्चर का फायदा ये है कि आप जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन वाले जो प्लांट्स हैं उनको भी आप जो है एक क्लोज्ड एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जो है वो कल्टीवेट कर सकते हो। दिस इज द थिंग, राइट? अब इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें टिश्यू कल्चर प्लांट्स के मामले में, तो 2020 और 21 में हमने जो है वो टिश्यू कल्चर प्लांट्स को जो है वो एक्सपोर्ट किया है 17.17 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि इस इतने वैल्यू का। और 50% यानी कि जहां पर भी हमने भेजा है 50% तो नीदरलैंड के पास चला गया। टॉप 10 कंट्रीज है जो इंडिया से टिश्यू कल्चर प्लांट जो है वो इंपोर्ट कराती है: नीदरलैंड, यूएसए, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, केन्या, सेनेगल, इथियोपिया और नेपाल। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि पावर कॉस्ट, बिजली की बढ़ती लागत, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट में करोगे, लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, बिजली तो लगेगी यार। दूसरी बात, हमारे पास यार इतने अच्छी वर्कफोर्स नहीं है, राइट? स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है कि जो इसको हैंडल कर सके, इस कंट्रोल एनवायरनमेंट को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके। दूसरी चीज, कंटामिनेशन। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर प्लांट्स को अगर उगा रहे हैं तो आपको बहुत प्रोटेक्टेड रहना है, क्योंकि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई हल्का सा भी जैसे बैक्टीरिया वगैरह अगर बन रहा है या कुछ भी हो रहा है इस प्लांट के कारण, तो ये दूसरी जगह आसानी से फैल सकता है, राइट? तो दिस इज द इशू। और इसको ट्रांसपोर्ट करने का जो कॉस्ट है, लागत है, वो भी काफी ज्यादा है। और एक और चीज, एचएस कोड के बारे में आपको पता है? एचएस कोड क्या होता है? एचएस कोड, तो ये एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट? एक स्टैंडर्ड होते हैं जिस स्टैंडर्ड के माध्यम से आप एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री, यानी कि आपका प्रोडक्ट, जैसे इंडिया से अगर कोई प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में जा रहा है तो एचएस कोड देखा जाता है। एचएस कोड में पता लग जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो, यानी कि इस बॉक्स के अंदर क्या चीज है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वो एचएस कोड जो है वो होता है, यानी कि एक अथॉरिटी पहले वेरीफाई करती है, उसको लॉक करती है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर वो एचएस कोड को देखते हैं, फिर उसको अनलॉक करते हैं, चेक करते हैं कि वाकई में वो है कि नहीं, कस्टम्स वाले। तो उनके लिए होता है, यानी कि एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में अगर प्रोडक्ट भेजेंगे तो वो कंट्री बताती है कि आप इस कोड के प्रोडक्ट्स ही हम एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि काफी सारी जो कंट्रीज हैं तो वहां पर ये इशू है, राइट? इंडिया के मटेरियल का एचएस कोड जो है वो उसकी कमी है, जिसके कारण इंडिया का जो ये जो टिश्यू कल्चर जो प्लांट्स है वो ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं हो पाते। दिस इज द इशू। और कई बार ऑब्जेक्शन भी उठाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप इस प्रकार से प्लांट के मटेरियल को जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, और ये भी क्लोज एनवायरमेंट में बने प्लांट के मटेरियल को, तो इट कैन बी डेंजरस, राइट? तो वो वाली चीज है, वो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस जो है वो कहा जाता है। और हाउ द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट, तो गवर्नमेंट कैसे एनकरेज कर रही है? तो एपीईडीए, जैसे कि अपन ने न्यूज में देखा, एपीईडीए जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम चला रही है, जिसके थ्रू लेबोरेटरीज को अपग्रेड किया जा रहा है कि वो लेबोरेटरी जो है वो टिश्यू कल्चर प्लांटिंग मटेरियल, बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल को, एक अच्छी क्वालिटी के मटेरियल को प्रोड्यूस करें और एक्सपोर्ट करें। तो एपीईडीए के पीछे है, जो कि कार्य कर रही है। और साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी सारी कंट्रीज में भी ये टिश्यू कल्चर मटेरियल जो है और भी ज्यादा मात्रा में जो है वो डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है।
इस प्रकार के मटेरियल की। मतलब पॉइंट देखो, ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की डिमांड नहीं है, ये नॉर्मल ऑर्गेनिक मटेरियल की भी डिमांड है, क्योंकि आज की डेट में हर चीज केमिकल फर्टिलाइजर वाली हो चुकी है, यू गाइस नो वेरी वेल, राइट। ऑर्गेनिक तो है ही नहीं, राइट। बहुत ही कम जगह हम लोग को ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो है वो देखने को मिलता है, बट हाँ, उस पर बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के ऊपर। बट सब जगह तो है नहीं, तो काफी सारी कंट्रीज जो है वो यही चाहती हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट लें वो ऑर्गेनिक लें, वो इस प्रकार का लें कि जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो बढ़ रही है, राइट, आज की डेट में। तो यही सब चीजें हैं, मार्केट जो है वो इसका बढ़ता जा रहा है। प्रमोशन और एग्जीबिशन ऑफ टिश्यू कल्चर प्लांट्स एट इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड बाय पार्टिसिपेटिंग इन बायर सेलर मीट्स एट डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम। तो इस तरीके से भी एक्सपोर्ट इसका बढ़ाया जाता है, एग्जीबिशन के माध्यम से, बायर सेलर मीट के माध्यम से। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेचर वाली बात मेरी दीदी भी बोलती थी साइंस पढ़ाते वक्त, नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही कहा अमित जी, वेरी गुड। चलो, पंजाब सरकार किस चीज पर काम कर रही है? हरी खाद के ऊपर, मैन्योर, राइट। तो पंजाब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि हरी खाद, ग्रीन मैन्योर को जो है वो किया जाए, कल्टीवेशन में इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो है वो किया जाए, तो इसको ये प्रमोट कर रही है। और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है सब्सिडी बीजों के ऊपर एट द रेट ऑफ 2000 पर क्विंटल। तो ग्रीन मैन्योर क्या है, तो आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप जानते हैं खाद क्या होता है। और हरी खाद का मतलब ऑब्वियस बात है, नेचुरल हम लोग को देखने को मिलेगा, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं मिले, राइट। हरी खाद, ग्रीन मैन्योर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये क्या है, ये प्लांट्स के ही मटेरियल्स हैं। ग्रीन मैन्योर ये सब्जी के मटेरियल्स हैं, वेजिटेबल्स के मटेरियल्स हैं, खराब जो वेजिटेबल्स हो गई हैं तो उनके ही हैं, जिसको आप वापस से सॉइल में मिलाकर सॉइल की फर्टिलिटी जो है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन कर रहे हो, राइट। इसके एग्जांपल्स की बात करें, तीन मेन वैरायटी हम लोग को ग्रीन मैन्योर की देखने को मिलती है। एक है ढैंचा, और एक लोबिया, और एक सनई। किसी को बोल दो ढैंचा है तू, बुरा मान जाएगा, वो फिर बोला अरे भाई मैं तो ग्रीन मैन्योर की बात कर रहा था, राइट। और कुछ ऐसे क्रॉप्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं जो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समर मूंग, राइट, और मैश पल्सेस यानी कि दलहन हम लोग को देखने को मिलता है, और ग्वार, राइट, गवार। बोले कितना गवार है तू, अरे मैं तो मैन्योर की बात कर रहा हूँ, मैं तो गवार फल्ली की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इसको ग्रीन मैन्योर जो है वो कहा जाता है, ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स है, राइट। फिर बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, तो बेनिफिट्स ऑब्वियसली आते हैं कि सॉइल को जो है वो ऑर्गेनिक रखता है, ये केमिकल फर्टिलाइजर से दूर हो जाता है, सॉइल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी होती है उसको फुलफिल कर लेता है, राइट। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है यानी कि केमिकल्स वगैरह जो है उसके कंजम्पशन को रिड्यूस कर देता है, और ऑर्गेनिक मैन्योर का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है ग्रीन मैन्योर, राइट। ये न्यूट्रिएंट्स को कंजर्व करता है, नाइट्रोजन ऐड कर देता है सॉइल के अंदर, सॉइल के स्ट्रक्चर को स्टेबल करता है, और ये जो प्लांट्स वगैरह होते हैं काफी तेजी से डीकम्पोज हो जाते हैं, और जिसके कारण से ये न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिलीज कर देते हैं, राइट, सॉइल के अंदर। 15 से 18 कुंटल ड्राई मैटर की जो है वो आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही साथ इसके अंदर फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, मैग्नीज होता है। अब पंजाब के लिए ग्रीन मैन्योर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पंजाब सरकार का ये इनिशिएटिव है, ग्रीन मैन्योर को पंजाब बढ़ावा दे रही है। तो पंजाब के अंदर पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजम्पशन, जो फर्टिलाइजर जो पंजाब के अंदर 1 हेक्टेयर में यूज किया जा रहा है वो 244 किलो किया जा रहा है, और ये वन ऑफ द हाईएस्ट है हमारी कंट्री के अंदर, नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और ग्रीन मैन्योर जो है वो इस प्रकार के कंजम्पशन को 25 से 30% तक जो है वो घटा देगा, और किसानों के लिए इनपुट लागत में काफी बचत करेगा, यानी पैसा बचेगा किसानों का। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो रेगुलर यूज हो रहा है जैसे कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी, इसके कारण से माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन और जिंक की कमी आती जा रही है सॉइल के अंदर, राइट। और स्पेशली जहां पर चावल का कल्टीवेशन होता है, खेती होती है, राइट। और इसी के कारण इसकी इसकी खेती की प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। बट हम क्या देख रहे हैं कि ग्रीन मैन्योर जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पूरे के पूरे प्रोवाइड कराता है सॉइल को, तो सॉइल जो है वो मतलब वो हो जाएगी, फर्टाइल बन जाएगी, और फिर ईल्ड उसकी अच्छी आएगी, यानी कि उपजाऊ होगी, ज्यादा मात्रा में जो है वो क्रॉप्स कल्टीवेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। और पीएच लेवल जो सॉइल का है अलग अलग पार्ट्स में पंजाब के, ये 8.5 से लेकर 9% से भी ज्यादा है, और ग्रीन मैन्योर जो है वो हेल्प करेगा इसको पीएच लेवल को मेंटेन करने में, राइट। तो ये था गाइस पूरा पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है।
और हमारा जीएस का बैच 13 जून से शुरू हो रहा है, तो सभी के सभी लोग 13 जून से क्लासेस अटेंड करना शुरू करना। और जिन भी स्टूडेंट को ये जनरल स्टडीज का हमारा 12 महीने का कोर्स में एनरोल होना है, तो आप 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप एनरोल हो सकते हैं। चलो, किसी को कोई डाउट किसी प्रकार का तो पूछ लो। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी 4:30 बजे, और सॉरी 4 बजे। 4 बजे आज एक और स्पेशल क्लास है। आज ही कल हमारी स्पेशल क्लास नहीं हो पाई थी, कल मुझे कोर्ट जाना पड़ गया था, एक पेशी थी, उसके कारण। ऋषियंत, गुड टू सी यू। अच्छा लगा आपको देखकर। आज से रेगुलर क्लास मतलब अटेंड कर रहे हो? ऋषियंत, आज सुबह क्लास अटेंड करी थी क्या आपने, द हिंदू की? चलो ठीक है, आज से क्लास जो है अटेंड करो ऑन अ रेगुलर बेसिस। चलो, अब मिलेंगे हम लोग 4 बजे। अरे अमित जी, कोर्ट क्यों जा रहे हो? आप अभी मत जाओ यार कोर्ट। किसको गोली मार दी आपने? कोर्ट वोट जाओ तो गोली वोली मार के जाओ, तब आया मजा। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, नहीं तो पता लगे कांड हो गए मेरे। न्यूज में आ रहा है कि ये टीचर जो है वो गोली मारना सिखा रहा है। हम तो बहुत कुछ मार के गए थे, क्या बताएं, पत्थर मार के गए थे। नहीं यार, मैं वो प्रॉपर्टी के केस के कारण है मेरा इशू। बाकी अपने पूरे पुराने कर्म कांड सबको क्लीन चिट मिल चुकी है। ऋषियंत हमारे साथ है, ही नोज वेरी वेल अबाउट माय कर्म कांड पर्सनली। चलो, अब मिलेंगे 4 बजे, तब अपन बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, वकील साहब है? अरे क्या बात है अमित जी, क्या बात है, वकील वकील साहब है अपने साथ। कल भी रखते हैं 3 क्लास, क्या दिक्कत है, अभी रखते हैं अब, बट बीच में इनकेस मुझे कोई मीटिंग वीटिंग ना हो बस। बाकी रखेंगे अपन रोज रेगुलरली, थोड़ी ज्यादा क्लास जो है वो करके पेंडिंग वाला भी निपटा दें फटाफट, और करंट पे आ जाए, ठीक है? चलो, जय हिंद गाइस।